हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है जेडी स्टडीज। हम लोग डिज़ाइन ऑफ सिंक्रोनस मशीन पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हमने डिज़ाइन ऑफ सिंक्रोनस मशीन में उसके स्टेटर वाला पार्ट और रोटर वाला पार्ट यानी स्टेटर का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है उसके पार्ट्स देख लिए। देन रोटर कंस्ट्रक्शन देख लिया हमने, उसके अंदर उसका हमने सारे जितने भी टाइप के हमारे पास रोटर अवेलेबल हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया है। अगर वो लेक्चर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। मैं उसकी लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आज है हमारा डिजाइन ऑफ सिंक्रोनस मशीन के लिए आउटपुट इक्वेशन का लेक्चर। सो आउटपुट इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ मेन चीजें देखना चाहते हैं, जैसे कि डिजाइन का इंट्रोडक्शन मीन्स हमें डिजाइन किस तरीके से करनी चाहिए, देन स्पेसिफिकेशन फॉर सिंक्रोनस मशीन और उसके बाद मेन डिमेंशन। ये तीन चीज है जो हमारे आउटपुट इक्वेशन से पहले हमको कवर अप करनी है। तो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। सो सबसे पहले चीज शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि हमें डिजाइन क्यों करनी है, ठीक है। और डिजाइन जब हमने करनी है तो हमें सिंक्रोनस मशीन की डिजाइन में कौन कौन सी चीज, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन वहां से लेनी है, तो वो टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू डिजाइन का। तो ये मैं आपके लिए टॉपिक लिख देता हूं यहाँ पे, इंट्रोडक्शन टू डिजाइन। ओके, तो सिंक्रोनस मशीन्स आर designed to obtain the following information। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटर फ्रेम के मेन डिमेंशंस मिलते हैं, यानी मैं लिख सकता हूं मेन डिमेंशंस ऑफ स्टेटर फ्रेम। दूसरा हमें मिलता है कंप्लीट स्टेटर वाइंडिंग की डिटेल्स, ठीक है, यानी कंप्लीट डिटेल्स ऑफ स्टेटर वाइंडिंग। देन तीसरी हमें क्या चीज मिलती है? तीसरी हमें मिलती है रोटर की और रोटर वाइंडिंग की इंफॉर्मेशन, यानी डिजाइन डिटेल ऑफ रोटर एंड रोटर वाइंडिंग। और चौथी चीज हमें क्या मिलती है? मशीन की परफॉर्मेंस डिटेल। यहां पे मैं लिख सकता हूं परफॉर्मेंस डिटेल ऑफ मशीन। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोगों को डिजाइन अगर हम लोग करते हैं सिंक्रोनस मशीन की, तो वहां से ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, और या फिर हमें ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो डिजाइन वाला पार्ट है, डिजाइन वाला सेक्शन है आपका, उसको हमें पाने के लिए, उसकी डिजाइन इंफॉर्मेशन को लेने के लिए जो भी हमारा डिजाइन इंजीनियर होता है उसके पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो उसके पास 5 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले तो सिंक्रोनस मशीन की स्पेसिफिकेशन, तब जाके वो उसके मेन डिमेंशन और स्टेटर वाइंडिंग की कंप्लीट डिटेल, रोटर वाइंडिंग की कंप्लीट डिटेल, ये सब चीजें वो लोग निकाल पाएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि डिजाइन के पैरामीटर की चॉइस होनी चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसके पास। मतलब जो भी आप अगर एज अ ग्राहक अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको क्या चीज, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, उसके अकॉर्डिंग आप उसके इंफॉर्मेशन देंगे, और वहां से आपका जो डिजाइन इंजीनियर है वो आपको पैरामीटर्स को डिजाइन करके देगा, ठीक है। तीसरा है नॉलेज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है, और यानी कि मटेरियल की अवेलेबिलिटी हमारे पास उससे पता होनी चाहिए। चौथी चीज है हमारी परफॉर्मेंस पैरामीटर की लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, मतलब मैक्सिमम जो पैरामीटर्स आपके पास अवेलेबल है या फिर
एज ए ग्राहक आपने कुछ आपकी चीजें बताई, इंफॉर्मेशन दी अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, अपने मशीन के रिगार्डिंग, तो डिजाइन इंजीनियर को क्या पता होनी चाहिए, परफॉर्मेंस पैरामीटर जो आप है उसकी लिमिट पता होनी चाहिए कि मीन्स इस लिमिट से ज्यादा आपका वर्क नहीं कर सकता। देन डिजाइन इक्वेशन की डिटेल्स इसको पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको एज एन डिजाइन इंजीनियर पता होनी चाहिए जब आप किसी मशीन को आप क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं तब। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए वो जो मैंने अभी सारे पॉइंट्स कहे हैं वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसमें क्या है कि टू प्रोसीड विथ द डिजाइन एंड अराइव एट द डिजाइन इंफॉर्मेशन, द डिजाइन इंजीनियर needs the following information। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मैंने आपको 5 इंफॉर्मेशन बताई है। सबसे पहले मैंने आपको इंफॉर्मेशन बताई कि सिंक्रोनस मशीन के स्पेसिफिकेशन पता होने चाहिए, मींस स्पेसिफिकेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन, सबसे पहले यही रिक्वायरमेंट है। देन दूसरा क्या है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द चॉइस ऑफ डिजाइन पैरामीटर, ये मैंने आपको दूसरा बताया था। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द चॉइस ऑफ डिजाइन पैरामीटर, ये चीज पता होनी चाहिए। तीसरा क्या है, थर्ड मैंने आपको बताया था, नॉलेज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, नॉलेज ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। चौथा है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस इक्वेशन, परफॉर्मेंस पैरामीटर। और पांचवी चीज मैंने आपको बताई थी, डिटेल्स ऑफ डिजाइन इक्वेशन। ये 5 चीज हमें एज एन डिजाइन इंजीनियर, एज एन मशीन डिजाइन इंजीनियर, हमें ये 5 चीज पता होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग ही हम क्या कर सकते हैं, ऊपर जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू डिजाइन में आपको मैंने 4 चीजें बताई थी, वो इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर कर सकते हैं। ओके, तो ये 5 चीज इंफॉर्मेशन आपको अगर पता है तो आप मशीन डिजाइन कर सकते हैं। देन ये तो बात हो गई हमारे जो भी मैंने आपको डेटा बताया उसकी। अब हमारे पास है दूसरा क्या है, स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिंक्रोनस मशीन, ये हमें पता होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन हमें डिजाइन प्रोसीजर को शुरू करने से पहले हमें हमारे पास कौन कौन सी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। तो सबसे पहले उसका हमारा मतलब रेटेड आउटपुट पता होनी चाहिए कि हमारा मशीन का जो रेटेड आउटपुट है वो क्या है। आपका केवीए में भी हो सकता है और एमवीए में भी हो सकता है। इसके अलावा आपको मशीन का रेटेड वोल्टेज पता होनी चाहिए जो हमारा केवीए में होता है। देन आपको स्पीड पता होनी चाहिए, किस फ्रीक्वेंसी पे आपको मशीन को वर्क करवाना है वो पता होनी चाहिए। और आपकी जो सिंक्रोनस मशीन है वो जनरेटर है कि फिर मोटर है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और आपको रोटर जो है आपकी, अगर आपको रोटर डिजाइन करनी है तो आपका सेलिएंट पोल रोटर है कि नॉन सेलिएंट पोल रोटर है, ये चीज आपको सारी पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपकी वाइंडिंग्स है वो वाइंडिंग्स आपकी क्या है, स्टार कनेक्टेड है कि डेल्टा कनेक्टेड है, आपकी स्टेटर वाइंडिंग, ये आपको पता होनी चाहिए। और टेम्परेचर लिमिट भी आपको पता होनी चाहिए, और की डिटेल्स भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो ये जो मैंने आपको इक्वेशंस बताए, मतलब ये जो चीजें इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई, ये सब आपके सिंक्रोनस मशीन के स्पेसिफिकेशन है।
क्या क्या बताया, तो देखिए मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिंक्रोनस मशीन। क्या क्या चीज पता होनी चाहिए आपको, मशीन का रेटेड आउटपुट इन केवीए और एमवीए, जो भी है, मतलब केवीए में है या फिर एमवीए में रेटेड आउटपुट है उसका वो पता होनी चाहिए। देन रेटेड वोल्टेज आपको पता होनी चाहिए मशीन का, ऑफ मशीन इन केवी, स्पीड पता होनी चाहिए, देन किस फ्रीक्वेंसी पे आपको काम करवाना है वो चीज पता होनी चाहिए, टाइप ऑफ मशीन आपको पता होना चाहिए। टाइप ऑफ मशीन मीन्स आपका मशीन जनरेटर है या फिर मशीन है, मोटर है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देन आपको रोटर के बारे में पता होनी चाहिए, रोटर डिजाइन किस तरीके से किया जा रहा है। रोटर डिजाइन मीन्स सेलिएंट पोल है या फिर और नॉन सेलिएंट पोल, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। स्टेटर वाइंडिंग के कनेक्शन पता होनी चाहिए, ये मीन्स स्टेटर वाइंडिंग कनेक्शन स्टेटर वाइंडिंग का कनेक्शन मीन्स स्टार में है या फिर डेल्टा में है, स्टार और डेल्टा, ये चीज पता होनी चाहिए। टेम्परेचर लिमिट पता होनी चाहिए, मीन्स जो टेम्परेचर राइज आपका हो रहा है उसकी लिमिट कितनी होगी वो चीज आपको पता होनी चाहिए। और प्राइम मूवर की डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, डिटेल्स ऑफ प्राइम मूवर। ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है ये एक आपके सिंक्रोनस मशीन के स्पेसिफिकेशन में आती है, जो आपकी डिजाइन प्रोसीजर में आपको हेल्प करती है। स्पेसिफिकेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन पढ़ने के बाद हमें अभी मेन डिमेंशन देखना है कि मशीन का मेन डिमेंशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। मेन डिमेंशन मींस उसकी मशीन के जो स्टेटर पार्ट है उसका डायमीटर और लेंथ। तो यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन में आपके जो रोटर स्टेटर पार्ट है उसका इंटरनल डायमीटर और उसकी ग्रॉस लेंथ, ये दोनों मिलके हमारा मेन डिमेंशन को फॉर्म करती है मशीन के। तो मेन डिमेंशन को ऑब्टेन करने के लिए हमें ये चीज रिक्वायरमेंट है कि हमें रिलेशन निकालना पड़ता है बिटवीन दी मशीन के आउटपुट और उसके मेन डिमेंशन के बीच में, ठीक है। और यही जो रिलेशन है आपका वो आपका कहलाता है आउटपुट इक्वेशन ऑफ द मशीन, ओके। तो इसके ऊपर से हम लोग आउटपुट इक्वेशन पे अगर जाते हैं तो देखिए आउटपुट इक्वेशन क्या होगा, देखिए आउटपुट इक्वेशन ऑफ थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर इज गिवन बाय, आपको मशीन का आउटपुट पता है कि मशीन का आउटपुट क्या होता है, आपका आउटपुट ऑफ मशीन क्या होता है, क्यू क्यू इज इक्वल टू होता है आपका 3 बीपीएस आईपीएस इंटू 10⁻³ केवीए, ओके। और यहाँ पे हम लोग करते हैं कि ऐसा अज्यूम करते हैं, अज्यूमिंग कि जो आपका इंड्यूस ईएमएफ है वो हमारे फेज वोल्टेज के इक्वल है, अज्यूमिंग इंड्यूस ईएमएफ ईपीएच इज इक्वल टू वीपीएच, ये हम लोग अज्यूम करते हैं, okay? तो यहां से हमारा मशीन का आउटपुट क्या होगा, मशीन आउटपुट इक्वेशन
आउटपुट ऑफ मशीन क्यू हमारा हो जाएगा 3 बीपीएच की जगह ईपीएच आईपीएच इंटू 10⁻³ केवीए। और इंड्यूस ईएमएफ का इक्वेशन क्या है हमारे पास? इंड्यूस ईएमएफ यानी ईपीएच इज इक्वल टू है हमारे पास 4.44 एफ 5 टीपीएच इंटू केडब्ल्यू। यह हमारा इंड्यूस ईएमएफ का इक्वेशन। ओके, ये टर्न्स पर फेज जो है आपका, इसको हम लोग कंडक्टर पर स्लॉट में अगर कन्वर्ट करते हैं तो देखिए, कंडक्टर पर स्लॉट यानी टीपीएच इज इक्वल टू हमारा होता है जेडपीएच डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये जो टीपीएच की जगह हम लोग जेडपीएच डिवाइड बाय 2 रखते हैं, तो हमारा इंड्यूस ईएमएफ पर फेज क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट? वो हो जाएगा हमारा 2.22 F5 टीपीएच की जगह जेडपीएच इंटू केडब्ल्यू। समझ गए? नाउ फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटेड ईएमएफ F इज इक्वल टू होता है हमारा पी एन एस डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, ये आपकी आरपीएम में है। अगर इसको हम लोग आरपीएस में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास का इक्वेशन होगा पी स्मॉल एन एस डिवाइडेड बाय 2। ये होगा हमारा आरपीएस में फ्रीक्वेंसी। नाउ इसके अलावा हमारे पास देखिए एक चीज और है हमारे पास, एयर गैप फ्लक्स पर पोल। एयर गैप फ्लक्स पर पोल जो है हमारा 5 इज इक्वल टू क्या होता है हमारा BAV इंटू पाई डी एल डिवाइडेड बाय T। ये है हमारा एयर गैप फ्लक्स पर पोल। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास है स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग। तो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग यानी एसी इक्वल टू क्या है हमारे पास 3 आईपीएच इंटू जेडपीएच डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी। ओके, सो मशीन का जो आउटपुट इक्वेशन है वो कैसे हो जाएगा? आउटपुट ऑफ मशीन Q इज इक्वल टू 3 ईपीएच की जगह हम लोग लिखेंगे अब 2.22 इंटू पीएनएस डिवाइडेड बाय 2 इंटू DAV इंटू पाई DL डिवाइडेड बाय P इंटू ZPH इंटू KW IPH मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ kVA। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे सिंपल हमने ईपीएच की वैल्यू पुट करी है। ईपीएच क्या है हमारा 2.22 F5 ZPH KW, ये हमारा ईपीएच था। तो यहाँ पे हमने ईपीएच की वैल्यू पुट करी है सिंपल, और जो हमारा स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग थी उसकी भी वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी है। ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या होगा? अगर यहाँ से हम लोग देखते हैं तो आउटपुट इक्वेशन जो है हमारा वो कुछ हमारा इस तरीके से होगा। आउटपुट ऑफ मशीन यानी Q इज इक्वल टू 1.11 इंटू BAV इंटू पाई DL इंटू NS इंटू KW। इसको हम लोग एक काउंस में लिखेंगे। देन दूसरा 3 इंटू IPH इंटू ZPH मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ kVA। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो हमारी स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग है, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग जो है उसका इक्वेशन यानी ये वाला इक्वेशन हम लोग अब
सब्स्टिट्यूट करेंगे आउटपुट वाले इक्वेशन में। तो आउटपुट वाले इक्वेशन में अगर हम लोग स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग से 3ph इंटू जेड 3iph इंटू जेड का इक्वेशन अगर हम लोग पुट करते हैं तो हमारा आउटपुट इक्वेशन क्या बनेगा? स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग इक्वेशन इज सब्स्टिट्यूट इन द आउटपुट इक्वेशन। तो हमारा आउटपुट इक्वेशन क्या बनेगा? देखिए आउटपुट Q हमारा क्या बन सकता है? 1.11 इंटू BAV इंटू पाई DL इंटू NS इंटू KW इंटू 3iph ZPH की जगह हम लोग लिखेंगे पाई D इंटू AC। AC क्या है हमारा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोडिंग है, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा हमारा 10⁻³ kVA। ओके, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा? पाई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर इंटू एल, और पाई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो 22 डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन आएगा 11 इंटू BAV इंटू AC इंटू KW इंटू 10⁻³ D स्क्वायर L NS KVA। यह है हमारा आउटपुट इक्वेशन, ये हमारा आउटपुट इक्वेशन है। ओके, तो ये जो हमारा 11 इंटू BAV इंटू AC इंटू KW है, तो वहां पे हम लोग एक कांस्टेंट रख सकते हैं। तो हमारा आउटपुट क्या होगा? देयरफॉर आउटपुट Q इज इक्वल टू C0 D स्क्वायर L इंटू NS KVA, जहां पे C0 की वैल्यू क्या है? C0 इज इक्वल टू क्या है हमारा? 11 BAV इंटू AC। AC हमारी स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग, BAV हमारी स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग है, देन KW वाइंडिंग फैक्टर इंटू 10⁻²। ये है हमारा C0 यानी कांस्टेंट की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे जो हमने सारे इक्वेशन देखे, जैसे हमने VPH देखा, तो VPH क्या है हमारा? हियर VPH इज फेज वोल्टेज, IPH क्या था हमारा? IPH था हमारा फेज करंट, देन EPH क्या है हमारा? इंड्यूस EMF पर फेज, देन ZPH क्या है हमारा? नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेज इन स्टेटर। TPH क्या है हमारा? नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, देन NS क्या था हमारा? सिंक्रोनस स्पीड थी। ओके, तो इसी के साथ हम लोग जो ये आउटपुट इक्वेशन था मशीन का, वो हमने देख लिया, ठीक है। तो यहाँ जो आउटपुट इक्वेशन हमने देखा था, तो वो आउटपुट इक्वेशन में आपका जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके आउटपुट ऑफ द मशीन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके स्पीड ऑफ द मशीन के। ओके, तो इसी के साथ हम लोग जो आज का लेक्चर है वो यहाँ पे पूरा करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिएगा, ताकि आपके जैसे न्यू स्टूडेंट्स को भी इस आउटपुट इक्वेशन के बारे में जानकारी मिल सके। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।